नमस्कार, मैं मनोज बिष्ट स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस वीडियो लेक्चर में मांग की लोच के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उन बिंदुओं में नंबर 1 मांग वक्र का ढाल या मांग वक्र स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व के बारे में समझेंगे। नंबर 2 मांग वक्र के लागू होने के कारण कौन कौन से हैं इसके बारे में समझेंगे। नंबर 3 मांग अनुसूची यानी डिमांड शेड्यूल के बारे में समझेंगे। और नंबर 4 मांग के प्रकार टाइप ऑफ डिमांड के बारे में समझेंगे। और नंबर 5 मांग के नियम के अपवाद एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड के बारे में समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मांग वक्र का ढाल स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। मांग वक्र के ढाल के ऋणात्मक होने का मुख्य कारण मांग का नियम है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड है, जो यह बताता है कि जैसे ही किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है, तथा कीमत के कम होने पर उस वस्तु की मांग जो है बढ़ जाती है। इसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम में एक्स एक्सिस पर जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड को समझाया गया है, दिखाया गया है, और वाई एक्सिस पर प्राइस को दिखाया गया है। माना प्रारंभ में कीमत माना प्रारंभ में कीमत जो है P, और जो P कीमत पर जो है वस्तु की मांग Q के बराबर की जाती है, और जैसे ही कीमत बढ़कर P डैश हो जाती है तो क्वांटिटी जो है घटकर Q डैश हो जाती है। इसलिए मांग का जो वक्र है वो बाएं से दाएं को नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। इसके निम्न कारण हैं। तो आइए मांग वक्र के लागू होने के कारण या मांग वक्र के ढाल के नीचे को गिरने के कारण कौन कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। मांग वक्र के लागू होने के मांग के नियम के लागू होने के 5 कारण हैं, यानी कि नंबर 1 सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नंबर 2 प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूट गुड्स। और नंबर 3 आय में परिवर्तन, चेंज इन इनकम। और नंबर 4 उपभोक्ताओं की संख्या में परिवर्तन। और नंबर 5 वस्तु के विभिन्न उपयोग, डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को सबसे पहले H.S. गोसेन ने दिया था। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को सबसे पहले H.S. गोसेन ने दिया था, लेकिन इस नियम की विस्तृत व्याख्या का जो श्रेय जाता है वो मार्शल को जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग करते जाते हैं, जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग करते जाते हैं तो उससे जो प्राप्त होने वाली उपयोगिता है वो घटती जाती है। और दूसरा जो कारण है वो है प्रतिस्थापन प्रभाव, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स। प्रतिस्थापन प्रभाव यानी कि
वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे चाय के स्थान पर कॉफ़ी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैसे ही मार्केट में चाय की कीमत बढ़ जाती है और चाय की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता क्या करेंगे कि कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा करेंगे, और जैसे ही मार्केट में कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता चाय की कीमत मतलब कि चाय की डिमांड ज़्यादा करेंगे। इसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। माना डायग्राम में एक्स एक्स पर चाय की मांग को यानी कि क्वांटिटी ऑफ टी को दर्शाया गया है, और वाई एक्स पर कॉफ़ी की कीमत यानी कि प्राइस ऑफ कॉफ़ी को दिखाया गया है, और डी जो है वो मांग वक्र को दर्शाता है। माना कि चाय की कीमत स्टार्टिंग में पी थी और चाय की मांग जो है कॉफ़ी की कीमत पी होने पर चाय की मांग क्यू के बराबर है। जैसे ही कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाती है, कीमत बढ़ने से क्या होगा, पी डैश हो जाती है, और कॉफ़ी की कीमत बढ़ने से चाय की मांग जो है वो बढ़ जाती है, क्यू डैश हो जाती है। क्योंकि कॉफ़ी की कीमत बढ़ने से उपभोक्ता कॉफ़ी की मांग कम करेंगे और चाय की मांग अधिक करेंगे। चाय की मांग अधिक करने से चाय की मांग बढ़कर क्या हो जाएगी, क्यू डैश हो जाएगी। उसके बाद उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। मांग के नियम के लागू होने के जो तीसरा कारण है वो है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। जब किसी वस्तु की कीमत पहले की तुलना में कम हो जाती है तो उपभोक्ता किसी वास्तविक आय में वृद्धि, उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है उसमें वृद्धि हो जाती है। क्या कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु की मार्केट में किसी वस्तु की कीमत पहले की तुलना में वो कम हो जाती है, यानी कि पहले जैसे किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये थी और वो कम होकर 8 रुपये हो जाती है, तो जो उपभोक्ता की वास्तविक आय है वो बढ़ जाएगी। उस बढ़ जाने से क्या होगा, जिससे उपभोक्ता की मांग उस वस्तु के लिए बढ़ जाती है। यानी कि जो उपभोक्ता उस वस्तु को नहीं खरीद पा रहा था वो उपभोक्ता भी उस वस्तु को परचेज कर लेगा। मांग के नियम के लागू होने के का जो चौथा कारण है वो है उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि। जब किसी वस्तु की कीमत अधिक होती है तो बहुत से उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने से वंचित हो जाते हैं। जब उस वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो अधिक उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदेंगे। तो इससे भी जो है मांग वक्र का जो ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है। इसके बाद जो पांचवा कारण है मांग के नियम के लागू होने के पांचवा जो कारण है यानी कि वो है वस्तुओं के विभिन्न प्रयोग। कुछ वस्तुएं मार्केट में जो है ऐसी होती हैं जिनको विभिन्न प्रयोग में लाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं दूध और बिजली। दूध को लेते हैं जिसको हम दूध का जो है हम दूध को बहुत से प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे दही बनाने या बच्चे को दूध पिलाने के लिए, चाय के साथ आदि चीज़ों में प्रयोग कर सकते हैं। यदि जब दूध की कीमत बहुत अधिक होती है तो हम इसको बहुत आवश्यक चीज़ों में, जो हमारे जो नेसेसरी यानी कि जो बहुत आवश्यक चीज़ हैं उनमें ही प्रयोग करेंगे। यदि दूध की कीमत कम हो जाती है तो इसको हम अन्य प्रयोग में भी ला सकते हैं। और दूसरा जो उदाहरण लेते हैं वो है बिजली। यानी बिजली के जो है उपयोग बहुत सारे हैं। अगर बिजली सस्ती होगी तो हम इसको विभिन्न उपयोग में, जैसे
फैन चलाने में, या एक कमरे में 2-2 3-3 लाइट जलाने में, या खाना पकाने में, विभिन्न चीज़ों में प्रयोग कर सकते हैं। अगर बिजली सस्ती नहीं होगी, बिजली जो बहुत महंगी होगी, तो हम इसका जो उपयोग हो गया वो अपने आवश्यक चीज़ों में ही करेंगे। इसके बाद समझते हैं मांग अनुसूची यानी कि डिमांड शेड्यूल। मांग अनुसूची से अभिप्राय किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं की सूची से है। मांग अनुसूची से अभिप्राय किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है, क्वांटिटी से है, की सूची से है, जिन्हें एक व्यक्तिगत उपभोक्ता बाजार में जो कीमत चल रही है उस पर खरीदता है। मांग अनुसूची से अभिप्राय क्या है कि किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं की सूची से है जिन्हें एक व्यक्तिगत उपभोक्ता बाजार में प्रचलित विभिन्न कीमतों पर खरीदता है। इसे एक सारणी से समझते हैं। सारणी में एक वस्तु को लेके लिया है चीनी की कीमत और चीनी की मांग की मात्रा। माना प्रारंभ में 1 केजी चीनी की जो कीमत है वो है 10 रुपये। 10 रुपये कीमत होने पर जो चीनी की मांग है उपभोक्ताओं द्वारा वो 7 केजी किया जाता है। और जैसे ही चीनी की कीमत बढ़कर 20 रुपये हो जाती है तो उपभोक्ताओं द्वारा उसकी मांग कम करके 6 केजी किया जाता है। और जैसे ही उपभोक्ता कीमत को बढ़ाकर जैसे ही विक्रेता जो है कीमत को बढ़ाकर 30 रुपये करता है, 30 रुपये करने से उसकी मांग जो है कम होकर 5 रुपये हो जाती है। यही जो है मांग अनुसूची डिमांड शेड्यूल को दर्शाता है। इसके बाद जानते हैं मांग के प्रकार, टाइप ऑफ डिमांड। मांग के प्रकारों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कीमत मांग यानी कि प्राइस डिमांड, और नंबर 2 कीमत आय मांग। नंबर 2 क्या है? आय मांग, इनकम डिमांड। और नंबर 3 प्रत्युत्तर क्रॉस डिमांड। नंबर 1 कीमत मांग। इसका अभिप्राय वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है। वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाती है। कीमत मांग का अभिप्राय क्या है कि वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं, क्वांटिटी से है जो उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाती है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आय मांग, इनकम डिमांड। आय मांग, इसका अभिप्राय वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाती है। उपभोक्ताओं द्वारा आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदी जाती है, उसे आय मांग या इनकम डिमांड कहते हैं। और उसके बाद जो तीसरा जो कारण है, वो तीसरा जो प्रकार है मांग का, वो है प्रत्युत्तर मांग यानी कि क्रॉस डिमांड। इससे अभिप्राय किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से होता है जिन्हें उपभोक्ता किसी अन्य संबंधित यानी कि जो उसके संबंधित वस्तुएं हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं कि विभिन्न कीमतों पर खरीदता है। उन वस्तुओं की कीमतें क्या है उस पर खरीदता है। यानी कि अगर चाय की जो कीमत है वो कम है और कॉफ़ी की कीमत अधिक है, तो वो उपभोक्ता क्या करेगा? चाय की मांग अधिक करेगा और कॉफ़ी की मांग कम करेगा। इसके बाद जो 5वां पार्ट है वो उसमें हम यह जानेंगे कि मांग के नियम के अपवाद यानी कि एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। आमतौर पर ऊंची कीमतों पर वस्तु की मांग कम तथा कम कीमत पर वस्तु की मांग अधिक होती है। यानी कि मांग का नियम क्या बताता है कि मांग का नियम बताता है कि जैसे कीमत किसी वस्तु की कीमत अधिक होती है, कीमत के अधिक होने से उस वस्तु की मांग कम हो जाती है, और जैसे कम कीमत होती है तो वस्तु की मांग अधिक हो जाती है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में मांग और कीमत के बीच विपरीत संबंध कायम नहीं रहता है। अर्थात कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। कीमत जब बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है, और कीमत कम होती है तो उस पर मांग भी कम हो जाती है। इसे ही जो है मांग के नियम का अपवाद कहा जाता है।
यानी कि एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। मांग के नियम के प्रमुख अपवाद इस प्रकार हैं, जिनमें नंबर 1 गिफिन वस्तुएं या हीन पदार्थ, गिफिन गुड्स। गिफिन वस्तुएं विशेष प्रकार की निकृष्ट वस्तुएं यानी इंफीरियर गुड्स हैं। गिफिन वस्तुएं क्या है? एक विशेष प्रकार की निकृष्ट या हीन पदार्थ जिसे कहते हैं इंफीरियर गुड्स। इनका नाम सर रॉबर्ट गिफिन के नाम पर रखा गया है। गिफिन वस्तुओं का जो नाम रखा गया है वो है एक अर्थशास्त्री से थे, सर रॉबर्ट गिफिन, उनके नाम पर रखा गया है। इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने पर, यानी कि गिफिन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने पर इनकी मांग में भी वृद्धि हो जाती है, और इनकी जो कीमत होती है अगर कम होती है तो इनकी मांग में भी कमी हो जाती है। इसे जो है गिफिन विरोधाभास यानी कि गिफिन पैराडॉक्स भी कहा जाता है। मांग के नियम के जो दूसरा अपवाद है वो है कीमत बढ़ने की आशंका, यानी फियर ऑफ राइज इन प्राइस। और जो तीसरा जो मांग के नियम के अपवाद है वो है आपातकालीन स्थिति, यानी कि आपातकालीन स्थिति में भी जो है मांग का नियम लागू नहीं होता है। और जो चौथा कारण है वो है फैशन में परिवर्तन, चेंज इन फैशन, यानी कि फैशन में परिवर्तन होने पर भी जो है मांग का नियम लागू नहीं होता है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। इससे अगले लेक्चर में हम मांग की मूल्य लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में समझेंगे और उसके जो विभिन्न प्रकार हैं, जैसे लोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग, अत्यधिक लोचदार मांग और बेलोचदार मांग, अत्यधिक बेलोचदार मांग, इनके बारे में समझेंगे। धन्यवाद।